हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री बाय सूर्यकांत सर। हम लोग आज जो टॉपिक लेके चलेंगे कलिंग का चेदी वंश, और चेदी वंश के साथ में मौर्योत्तर काल चल रहा है। इस मौर्योत्तर काल के अंदर जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसके साथ में वो होगा इंडो ग्रीक। ठीक है, इससे पहले हमने सातवाहन वंश के बारे में पढ़ लिया था, और सातवाहन वंश से के साथ में हमने कर्ण और शुंग वंश के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम जो पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम है कलिंग का चेदी वंश। कलिंग का चेदी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, और कलिंग के चेदी वंश के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इस टॉपिक के बारे में जानना भी आवश्यक है इसके बारे में। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में हम जान लेते हैं कलिंग के चेदी वंश के बारे में। इस वंश का जो संस्थापक है कलिंग के चेदी वंश का, कलिंग के चेदी वंश का जो संस्थापक है महामेघवाहन है। कौन है? महामेघवाहन है इस वंश का संस्थापक। कलिंग का चेदी वंश जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, कलिंग सामान्यतः उड़ीसा के अंदर पड़ता है। ये वही कलिंग है जहां पर अशोक ने इसको विजय प्राप्त करने के पश्चात में युद्धघोष की जगह धर्मघोष की नीति को अपनाया था। यानी कि उसने युद्धघोष की जगह अब उसने कहा कि मुझे धर्मघोष, यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मुझे मानव विजय की नीति को अपनाना है। इस वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। खारवेल इस वंश का महान शासक था। जो खारवेल है इस वंश का महान शासक माना जाता है। खारवेल को क्या माना जाता है? इस वंश का महान शासक खारवेल को माना जाता है। इसके पश्चात में अगर बात की जाए, इसने उदयगिरी की पहाड़ियों पर हाथी गुम्फा अभिलेख को खुदवाया था। खारवेल ने उदयगिरी की पहाड़ियों पर हाथी गुम्फा अभिलेख को खुदवाया। इसने उदयगिरी की पहाड़ियों पर हाथी गुम्फा अभिलेख को खुदवाया है। ठीक है, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? खारवेल। ज्यादा नहीं देखना है, इतना ही देखना है। कलिंग वंश का संस्थापक कौन है? महामेघवाहन। संस्थापक है खारवेल। इस वंश का महानतम शासक है। जैन धर्म का अनुयायी था। उदयगिरी की पहाड़ियों पर हाथी गुम्फा अभिलेख को इसके द्वारा खुदवाया गया था। तो बेटा मौर्योत्तर काल के अंदर आज हम लोग पढ़ रहे हैं कलिंग का चेदी वंश पढ़ रहे हैं। इसके बाद में इंडो ग्रीक के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो महामेघवाहन कौन है? संस्थापक है। खारवेल इसका महानतम शासक है। जैन धर्म का अनुयायी है। उदयगिरी की पहाड़ियों पर हाथी गुम्फा अभिलेख को इसके द्वारा क्या किया गया था? खुदवाया गया था। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक है, नेक्स्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम इंडो ग्रीक के बारे में। इंडो ग्रीक को हिंद यूनानी के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडो ग्रीक को भारतीय ग्रंथों में यवन कहा गया है। क्या कहा गया है? यवन कहा गया है। इंडो ग्रीक को भारतीय ग्रंथों में क्या कहा गया है बेटा? यवन कहा गया है इंडो ग्रीक को भारतीय ग्रंथों में। मौर्य शासन के बाद भारत में सर्वप्रथम बैक्ट्रिया के ग्रीक शासकों ने आक्रमण किया। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बाद में क्या हुआ? भारत में सबसे पहले बैक्ट्रिया के ग्रीक शासकों ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? इंडो ग्रीक शासकों को भारतीय ग्रंथों में क्या कहा गया है? यवन कहा गया है। मौर्यों के बाद अगर बात की जाए तो बैक्ट्रिया के ग्रीक जो शासक थे इनके द्वारा क्या किया गया था? भारत पर आक्रमण किया गया था। भारतीय शासकों ने आक्रमण किया। बैक्ट्रिया के ग्रीक शासकों ने मौर्य साम्राज्य के बाद में सबसे पहले सर्वप्रथम बैक्ट्रिया के ग्रीक शासकों ने क्या किया है? आक्रमण किया है। ठीक है, भारत पर सर्वप्रथम बैक्ट्रिया के ग्रीक शासकों ने आक्रमण किया है। भारत पर पहला सफल आक्रमण डेमेट्रियस ने किया और भारत पर पहला सफल आक्रमण डेमेट्रियस के द्वारा किया। किसके द्वारा किया गया? डेमेट्रियस के द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण किया गया। भारतीय अभियान का उल्लेख पतंजलि ने महाभाष्य के अंदर, ये जो भारत पर आक्रमण हुआ है इसका जो उल्लेख है पतंजलि ने महाभाष्य, पतंजलि ने अपना ग्रंथ जो है महाभाष्य और गार्गी संहिता मालविका अग्निमित्रम के अंदर हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इंडो ग्रीक शासकों में पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया? डेमेट्रियस के द्वारा किया गया। डेमेट्रियस के आक्रमण की जानकारी हमको पतंजलि के महाभाष्य से प्राप्त होती है। ठीक है, गार्गी संहिता के अंदर हमको इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मालविका अग्निमित्र के अंदर भी हमको इनके आगमन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसने हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार कर सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया। अब इसने क्या किया? हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार कर किस पर आक्रमण किया? बैक्ट्रिया। इस पर आक्रमण किया है इसने, बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया। हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार कर बैक्ट्रिया पर क्या किया है इसने? पार कर इसने बैक्ट्रिया पंजाब पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया है? पंजाब पर आक्रमण किया। पहला सफल आक्रमण डेमेट्रियस ने, जिसके बारे में जानकारी पतंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविका अग्निमित्रम से प्राप्त होती है। हिंदू कुश की पहाड़ियों को पार कर पंजाब पर इसने क्या कर लिया? आक्रमण किया और आक्रमण कर अधिकार प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? पंजाब पर अधिकार प्राप्त कर लिया।
ठीक है भैया, यहां तक हमने डेमेट्रियस के बारे में पढ़ा। उसके पश्चात में डेमेट्रियस ने साकल को अपने भारतीय राज्य की क्या बनाया, राजधानी बनाया। इसके द्वारा जो राजधानी बनाई गई वो किसको बनाई गई, साकल को बनाई गई। किसको बनाई गई, साकल को। इसके द्वारा क्या बनाई गई, अपनी राजधानी बनाई गई। राजधानी बनाने के पश्चात में डेमेट्रियस ने भारतीयों की उपाधि धारण की और यूनानी खरोष्टी लिपि में सिक्के चलाए। अब इसने जो उपाधियां धारण की है वो कौन सी करी है, भारतीय उपाधि धारण की है। ठीक है, भारतीय उपाधि धारण करने के पश्चात में खरोष्टी, यूनानी और खरोष्टी लिपि में सिक्के चलाए। ठीक है, डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया, साकल को बनाया। भारतीय उपाधियां धारण की हैं और यूनानी और खरोष्टी लिपि के अंदर क्या चलाया है, इसके द्वारा सिक्के चलाए गए। हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ रहे हैं। यूनानियों की एक अन्य शाखा यूक्रेटाइडस के नेतृत्व में डेमेट्रियस की भारत विजय की संलग्नता का फायदा उठाकर उसने बैक्टीरिया का अधिकार कर लिया। अब इसकी यूनानियों की एक शाखा थी, वो शाखा कौन सी थी, एक और शाखा थी, एक अन्य शाखा है यूक्रेटाइडस। एक और शाखा है यूक्रेटाइडस, ध्यान रखिएगा क्या नाम है इसका, यूक्रेटाइडस के नेतृत्व में डेमेट्रियस की भारत विजय में संलग्नता को देखते हुए कि यह भारत विजय में संलग्न हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया पर अधिकार कर दिया। किस पे अधिकार कर दिया है, बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया है। और बैक्टीरिया पर अधिकार करने के पश्चात यूक्रेटाइडस भारत की ओर बढ़ा और उसने भारत के कुछ भागों को जीत लिया है। और भारत के कुछ भागों को जीतने के पश्चात इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। यहां हमने डेमेट्रियस के बारे में पढ़ लिया। डेमेट्रियस भारत विजय में संलग्न लगा हुआ था, तो इसका फायदा किसने उठाया, एक अन्य शाखा के अंदर यूक्रेटाइडस ने उठाया। यूक्रेटाइडस ने बैक्टीरिया पर विजय प्राप्त की है और विजय प्राप्त करने के पश्चात में कहां बढ़ा है, भारत में आगे बढ़ा है। और भारत में आगे बढ़ने के पश्चात इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बना लिया। क्या बना लिया है, तक्षशिला को अपनी राजधानी बना लिया। जब तक्षशिला को इसने अपनी राजधानी बना लिया है तो मेनांडर इंडो ग्रीक शासकों में सबसे योग्य एवं महान शासक। अब बात चलती है मेनांडर की, इसके बारे में बात चल रही है, मेनांडर के बारे में बात चल रही है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेनांडर के बारे में बात कर रहे हैं। मेनांडर ने इंडो ग्रीक शासकों में सबसे महानतम शासक के रूप में किसे गिना जाता है, मेनांडर को गिना जाता है। सबसे योग्य शासक था मेनांडर। ठीक है, उस कौन सी कुल का था, डेमेट्रियस की कुल का था। किसकी कुल का था, कौन सी कुल का था, ये डेमेट्रियस कुल का था। ठीक है, कौन सी कुल का था, मेनांडर है, डेमेट्रियस कुल का था। कौन, मेनांडर। मेनांडर इसने भारत में यूनानी सत्ता को स्थायी पर विराम किया। यूनानी जो सत्ता है,
इसको इसके द्वारा क्या प्रदान किया गया, स्थायित्व प्रदान किया गया, किसके द्वारा, मेनांडर के द्वारा। जब स्थायित्व प्रदान किया गया तो मेनांडर ने भारत में अपनी सीमा का विस्तार स्टार घाटी, हजारा जिला, पंजाब की रावी नदी तक किया और सागर को अपनी राजधानी बनाया। मेनांडर के समय राजधानी कौन सी थी, सागर। ठीक है, डेमेट्रियस के समय भी सागर थी। तो सागर को क्या बनाया इसने, अपनी राजधानी के रूप में सागर को बनाया। जब इसने सागर को अपनी राजधानी बनाया है तो उसके पश्चात पेरिप्लस के अनुसार मेनांडर के सिक्के बड़ोस के बाजारों में काफी प्रसिद्ध थे। कौन, पेरिप्लस। इसके अनुसार मेनांडर के जो सिक्के हैं वो बड़ोज के बाजार के अंदर, कहां पर, बड़ोज का जो बाजार था उसके अंदर काफी मात्रा में मेनांडर के सिक्के क्या थे, प्रचलित थे। काफी मात्रा में मेनांडर के सिक्के के बारे में पेरिप्लस के द्वारा बताया गया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में बौद्ध दार्शनिक नागसेन और मेनांडर, देखिए बौद्ध ग्रंथ है, इसका नाम है मिलिंद पन्नों। मिलिंद पन्नों के अंदर जो बौद्ध ग्रंथ है इसके अंदर मेनांडर और बौद्ध भिक्षु या नागसेन दोनों के बीच में वार्तालाप का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, बौद्ध दार्शनिक नागसेन और मेनांडर दोनों के बीच में बौद्ध धर्म को लेकर वाद विवाद हुआ है, वार्तालाप हुआ है। और इस वाद विवाद और वार्तालाप का जो संकलन है वो इस ग्रंथ के अंदर बातों किया गया है। ठीक है, और इसमें वाद विवाद यानी प्रश्न उत्तर के रूप में इस ग्रंथ के अंदर इनका संकलन किया गया है। ठीक है, जिसे मिलिंद पन्नों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मिलिंद पन्नों। क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कंपटीशन एग्जाम में, मिलिंद पन्नों क्या, मेनांडर और नागसेन के बीच में जो वाद विवाद हुआ है, प्रश्नोत्तर हुए हैं, उनका जो संकलन जिस ग्रंथ में किया गया है वो ग्रंथ कौन सा है, मिलिंद पन्नों है। कौन सा है बेटा, मिलिंद पन्नों है। जिस ग्रंथ के अंतर्गत इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। हिंदू ग्रीक शासकों के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए उसमें एक और राजा की आकृति और दूसरी ओर किसी देवता की आकृति बनी हुई है। जो सिक्के हिंदू ग्रीक शासकों के द्वारा जारी किए गए उन सिक्कों के अंदर समान है। एक तरफ अगर देखा जाए तो राजा की आकृति बनी हुई है, राजा की आकृति मिलती है, तो दूसरी तरफ किसी देवता की आकृति मिलती है। ठीक है, देवता की आकृति मिलकर इनके जो सिक्के हैं उनमें एक तरफ राजा की आकृति, दूसरी तरफ देवता की आकृति हमको देखने को मिलती है। ठीक है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय इन यूनानी शासकों को है। यानी कि सोने के सिक्के, किसके सिक्के, सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी करने का श्रेय किनको जाता है, इन यूनानी शासकों को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम इंडो बैक्ट्रियन शासकों ने लेख युक्त सिक्के चलाए थे। इंडो बैक्ट्रियन जो शासक थे इनके द्वारा लेख युक्त, कौन से, लेख युक्त सिक्के चलाए गए थे। क्या चलाए गए थे, लेख युक्त जो सिक्के हैं वो सर्वप्रथम इंडो बैक्ट्रियन शासकों के द्वारा सर्वप्रथम चलाए गए थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम यूनानी शासकों के द्वारा चलाए जाने का श्रेय जाता है। साहित्यिक कला, ज्योतिष आदि के अंतर्गत इनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था।
ठीक है, तो बेटा आज हमने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा वो टॉपिक कौन सा टॉपिक है आपका? वह टॉपिक है हमने कलिंग का चेदी वंश पढ़ा और कलिंग के चेदी वंश के साथ हमने इंडो ग्रीक शासकों के बारे में पढ़ा। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ इंडो ग्रीक शासकों को ये जो टाइम चल रहा है, जिस टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये मौर्योत्तर काल के बारे में जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होगा। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज मुझे आज्ञा दीजिए, आज के लिए